नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने आज थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का 5वां चैप्टर जनन का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को फुल ट्रिक के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ कराएगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, इस सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को देखेंगे और एकदम आसान भाषा में एक वर्ड में जानेंगे इसका उत्तर आप किस प्रकार से इसे ऐसे सजा कर लिखेगा। इसके लिए मेरे इस सेशन में बने रहे। देखिए, सबसे पहला बात कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते क्या है, थोड़ा इन्हें समझते हैं। तो हमने इससे जो पहला वीडियो था उसमें बताया कि जब आप अंग्रेजी का बुक पढ़ते हैं, भारतीय भवन का या कोई भी, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मोर देन 20 वर्ड्स, मतलब कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में दे जी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों में दे। तो हम देखिए, हम आपको इस सभी प्रश्नों का उत्तर एक वर्ड में बताएंगे, आप उसे 20 वर्ड में किस प्रकार से लिखेगा। इसके लिए इस पूरे सेशन में आप मेरे साथ बने रहिए और इसे के उत्तर को देखिए। चलिए हम एक एक प्रश्नों को लेते हैं और आपको एक वर्ड में बताएंगे, आप उसका उत्तर 20 वर्ड में किस प्रकार से लिखेगा, उसके लिए आप देखिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि जनन किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ का या किसी भी बायोलॉजी में अगर परिभाषा का बात किया जाता है तो सबसे पहले मीनिंग को पकड़ते हैं, उसके मतलब को पकड़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका परिभाषा देते हैं। तो वही हमारा पहला प्रश्न है कि जनन किसे कहते हैं। इस प्रश्न को आपको देखिए किस प्रकार से पूछ सकता है और टाइप है। जैसे मैं पूछ सकता है कि जनन से आप क्या समझते हैं, जनन को परिभाषित करें, जनन किसे कहते हैं, जनन क्या है, जनन का मतलब क्या होता है। इस सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जनन का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है ना, एक वर्ड में याद रखिएगा, निर्माण होना, उत्पत्ति होना। अब भाई किसका निर्माण होगा, किसका उत्पत्ति होगा, तो जीव का उत्पत्ति का, और जीव से जीव का उत्पत्ति हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। तो एकदम इसको आशा से क्या कीजिएगा, सजा कर लिखेगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान को या अपने जैसे जीव को क्या करता है, जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। एकदम आसान भाषा में याद रखेगा, जीव अपने जैसे जीव का जब जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। या उत्पत्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। चलिए, आशा करते हो इसका जो परिभाषा था आपको एकदम आसान सरल शब्दों में समझ में आएगा। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, जनन किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जनन दो प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि जनन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला का नाम है लैंगिक जनन, दूसरा का नाम क्या है, अलैंगिक जनन। चलिए, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। अब देखिए, जो तीसरा नंबर प्रश्न है, इस तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कहें कि अलैंगिक जनन की दो मुख्य विशेषताएं लिखे, मतलब कि जो अलैंगिक जनन होता है, इस अलैंगिक जनन की जो मुख्य दो विशेषता है उन्हें बताना है। मतलब कि उसका जो गुण है ना, मतलब अलैंगिक जनन में क्या होता है उसे ही बता देना है। ठीक है, विशेषता का अर्थ होता है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है उसी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन जो है एक प्रकार का आपका जनन है। ठीक है, और कैसा जनन है जी, जनन का पहला प्रकार है। और इसमें क्या होता है, तो एक जीव की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है और इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता था। आप बस एक वर्ड में याद रखिएगा, एक जीव की आवश्यकता होती है, दूसरा याद रखिएगा, विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। तो इसे सजा कर लिखने के लिए क्या कीजिएगा, अलैंगिक जनन की निम्नलिखित दो विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला लिखेगा, इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है, दूसरा लिखेगा, इससे विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक वर्ड में बताऊंगा, आप उसे किस प्रकार से 20 वर्ड में लिखिएगा, मतलब बात को पतंग बनाना ही अपने भाषा में समझ सकते हैं किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, जो चौथा नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं। दो पादपों के नाम लिखें जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे, क्योंकि हमें रोहित सर ने पढ़ाया है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है, प्रत्येक सेशन में पता है। देखिए, दो पादपों का नाम लिखना है जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, मैं वही एग्जाम्पल लिखता हूँ या मैं वही चीज़ आपको बतलाता हूँ, उदाहरण देता हूँ जो आप कभी ना कभी उससे परिचित हुए होंगे या आप उससे कभी ना कभी भेंट हुआ होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलू और गुलाब। ठीक है, आलू से आप परिचित हैं, गुलाब से भी परिचित है। कायिक प्रवर्धन मतलब कि पेड़ पौधे के कायिक भाग जैसे हो गया तना, पत्ती, जड़ इत्यादि से क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में कायिक प्रवर्धन का परिभाषा याद रखेगा, जनन की वह विधि जिसमें पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। चलिए, या कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक जनन कहता है। एक लाइन में याद रखिएगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कहीं भी लिखिएगा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका उत्तर लिख सकते हैं, आलू 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 एक प्रकार का तना होता है, उस तना से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। गुलाब का पौधा में तना होता है
आप और हम भी छोटे जब बच्चे थे तो उस समय भी क्या करते थे, गुलाब का पौधा लगाने के लिए क्या करते, उसके डंटी को तोड़ के लेकर लगा देते थे। आलू भी आपने छोटा थे या बड़ा हो गए होंगे तो अभी भी रोपते होंगे अपने पिताजी के साथ, या हम भी रोपते हैं अभी। ठीक है, तो आलू को आपने देखा होगा किस प्रकार से रोपा जाता है। तो उसके तना को क्या करते हैं, काट कर मिट्टी में लगा देते हैं और एक नए पौधा का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो आप सभी इस जो एग्जाम्पल मैंने दिया है या उदाहरण दिया है, आप इन सभी एग्जाम्पल या उदाहरणों से क्या है, परिचित है। आशा करता हूँ इसका उत्तर आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है, इस 5वें प्रश्न को पूरा ट्री के साथ फुल इमेजिनेशन के साथ हम समझेंगे। देखिए 5वां प्रश्न, किसी एक पौधे का नाम लिखिए जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, हम उत्तर देंगे। कायिक प्रवर्धन का परिभाषा इससे पहले भी हमने बताया कि पौधों के कायिक भाग से नए जीव का निर्माण क्या कराता है, कायिक प्रवर्धन करता है। पौधा का कायिक भाग कौन कौन सा होता है, 3 होता है। आपका याद रखने का, तना हो गया, पत्तियों का, और जड़ हो गया। ठीक है, ये आपका कायिक भाग। जो आपका फूल होता है ना, फूल को हमेशा याद रखना है। आपका जो फूल होता है वो कैसा होता है, कायिक भाग नहीं होता है। फूल आपका जो होता है जनन वाला भाग होता है। ठीक है, लैंगिक जनन वाला भाग जो होता है आपका क्या होता है जी, फूल होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा या पत्थर चूड़ का पौधा। आपने देखा होगा गांव देहात में इसे शो पीस के रूप में लगाया जाता है, घर के सामने लगाया जाता है, या जो घर का ऊपर जो छत होता है उस छत के ऊपर एक गमले में लगा दिया जाता है, देखने में अच्छा लगता है, ब्रायोफिल्म का पौधा। इसका जो पत्ती होता है ना, इस यह पत्ती इतना मतलब कि मिजाज खुश मिजाज प्रकृति का होता है। इसे जहाँ बिक दीजिएगा ना वहीं पे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके पत्ती से एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो ब्रायोफिल्म का पौधा जो होता है ना, इसके पत्ती से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसलिए क्या है जी, एक कायिक प्रवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आप इसका उदाहरण हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका उदाहरण पूछता ही पूछता है। आपका बोर्ड तो दूर की बात है, यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। अब देखिए 6वां प्रश्न देखते हैं, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है। देखिए इस प्रश्न का मीनिंग समझिएगा। आपको देखने में ये प्रश्न बहुत ही भारी लगे लेकिन इस प्रश्न में कुछ रखा नहीं है, बस इसका मीनिंग समझिए और उत्तर दीजिए। देखिए कायिक प्रवर्धन हम और आप सभी जानते हैं कायिक प्रवर्धन क्या होता है। वांछित गुण का परिरक्षण क्यों होता है, मतलब कि जो वांछित गुण होता है ना, मतलब कि वांछित गुण मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पौधा में गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वांछित गुण कहते हैं। आप परिरक्षित करना मतलब बचा कर रखना है। मतलब कायिक प्रवर्धन में जो गुण होता है वह बचा क्यों रहता है, मतलब कि परिवर्तन उसमें क्यों नहीं होता है, यही बताना है। तो आप जानते हैं कि कायिक प्रवर्तन एक प्रकार का क्या है जी, अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन होने के कारण इसमें जीन बीन में नहीं होता है, मतलब कि जीन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है जी, वांछित गुण जो होता है, अर्थात जो पेड़ पौधे के गुण होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं, उनके गुण बदलते नहीं है। मान के चलिए कि एक गुलाब का पौधा है, ठीक है, उसके डंटी को तोड़कर अगर हम मिट्टी में लगा देते तो उससे भी क्या होगा, एक गुलाब का पौधा का निर्माण होगा। लेकिन जो आपका पहला वाला गुलाब का पौधा था जिसे हम क्या कहते हैं, मातृ या पितृ गुलाब का पौधा कहते हैं, और जो आपका संतति गुलाब का पौधा, इन दोनों में क्या होगा, गुणों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें जीन बीन में नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब दूसरा दूसरा कारण भी देख सकते हैं, कायिक प्रवर्धन से प्राप्त जो पौधा होते हैं वाणिज्यिक गुणों में जनन पौधे के या जनक पौधे के ही समान होते हैं। ठीक है, आप इसे भी कह सकते हैं। दूसरा जो मैंने लिखा है कि कायिक प्रवर्धन में जो आपके जो संतति या कह सकते हैं जो आपका जो नया पौधा निर्माण करता है वो क्या होता है, जनक पौधे के समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें आनुवंशिक गुणों में कोई हेर फेर नहीं होता है। जो आनुवंशिक गुण होते हैं या वांछित गुण होते हैं वह क्या होता है जी, आपका पूरा परिरक्षित रहते हैं। अब क्यों रहते हैं, क्योंकि जीन बीन में नहीं होता है। एक वर्ड में याद रखिएगा इसका उत्तर, जीन बीन में नहीं होता है। चलिए एक वर्ड में याद रखना है, जीन बीन में नहीं होता है। मैं सभी प्रश्नों को होता है एक वर्ड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसका उत्तर एक एक वर्ड में बता रहा हूँ। और आप सब्जेक्टिव के रूप में मान कर चलिए पूछ दिया तो किस प्रकार से लिखे वो भी आप पीडीएफ की सहायता से समझ सकते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न को देखते हैं फुल इमेजिनेशन के साथ। अब देखिए डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, हम उत्तर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमने आपको पूरा इस सभी प्रश्नों का उत्तर पूरा ट्री के साथ आपको बताया था। देखिए डीएनए प्रतिकृति किसे कहते हैं, थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए प्रतिकृति, प्रतिकृति जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, और डीएनए का प्रतिकृति करें मतलब कि प्रतिकृति का मतलब है प्रतिलिपि का निर्माण करना। मतलब कि आपने हम या छोटे आप भी छोटे थे या हम भी छोटे होंगे तो हम सब ने कहते थे कि इसका प्रतिलिपि बना दीजिए ना, थोड़ा एक मूर्ति का प्रतिलिपि, मतलब कि एक मूर्ति के जैसा ही एक और मूर्ति क्या कर दीजिए, बना दीजिए। ठीक है, मतलब कि उसके प्रतिलिपि को बना दीजिए, उसके प्रतिबिंब को बना दीजिए। ठीक है, तो वही होता है। मतलब एक डीएनए से एक नए डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। ठीक है, आपको आशा करते हो डीएनए प्रतिकृति का परिभाषा आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति के जन्म में क्या महत्व है। अब भाई
जब जनन होगा तो जनन के द्वारा जो एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, उस एक कोशिका से दो कोशिका के निर्माण के द्वारा जो पहला कोशिका उसमें डीएनए पाया जाता है, तो दूसरे कोशिका में भी डीएनए चाहिए। मतलब कि हमें एक डीएनए से दो डीएनए का बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होगा तो दोनों कोशिका में डीएनए चाहिए। इसलिए आप कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के समय बने हुए कोशिकाओं को डीएनए की एक प्रति मिल सके, मतलब कि जो आपका दूसरा कोशिका बना है उस दूसरे कोशिका को डीएनए का एगो लिपि मिल सकते, प्रतिलिपि मिल सके, एगो प्रतिबिंब मिल सके, एगो चिन्ह लेख मिल सके, उसे हम क्या कहते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे डीएनए प्रतिकृति का क्या है जी महत्व है। महत्व का मतलब कि उसका भूमिका क्या है, ठीक है। महत्व शब्द का मीनिंग होता है उसका भूमिका क्या है, मतलब वो रहेगा तो क्या करेगा, ठीक है। आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न है कि जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है, ठीक है। लाभ पूछा है, हम उसका लाभ बताएंगे कि जीवन में विभिन्नता का क्या लाभ है। तो पहला लाभ हमने लिखा है कि किसी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में, और दूसरा लिखा है नए जीवों की उत्पत्ति के लिए या नए जीव के विकास के लिए। आप जानते हैं, हम जानते हैं, अगर किसी जीव में भिन्नता उत्पन्न होगा तो नई जाति का विकास नहीं होगा। मान के चलिए कि हम एक मानव है, ठीक है, हमारा उत्पत्ति किससे हुआ है? चिंपैंजी से हुआ, ठीक है। अगर चिंपैंजी में विभिन्नता नहीं उत्पन्न होता है तो हम नहीं होते, ठीक है। मतलब कि विभिन्नता जो है एक नए जीव का निर्माण करने में क्या जी सहायक है, मतलब कि नए जीव का विकास कराने में, नए जीव की उत्पत्ति के लिए क्या जी विभिन्नता जिम्मेदार है। आप समझ गए, हम समझ गए, आपने उदाहरण समझा। आशा करते इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से जी, तो देखिए मान के चलिए कि हम एक मानव है। अब हम हमारे अस्तित्व को मतलब कि हमें यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। मानव के यहाँ इस धरती पर बनाए रखना है। अगर मान के चलिए कि अगर मानव में विभिन्नता नहीं उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मानव नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए विभिन्नता क्या है जी आवश्यक है। देखिए सभी प्रश्नों को मैं फुल इमेजिनेशन के साथ मतलब कि चित्रात्मक तरीके से इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए चित्र के द्वारा समझे गए या जो इमेजन के साथ हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं या समझते हैं वो हमेशा के लिए याद रहते हैं, ठीक है। आप रटिएगा भूल जाइएगा, हम भी रटेंगे भूल जाइएगा, इसलिए आप सभी बातों को फुल इमेजिनेशन के साथ पढ़ें, ठीक है। पुंकेसर के भागों के नाम लिखें, ठीक है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं पुंकेसर का। देखिए सबसे पहला ये भाग, ये मुट्ठी के जैसे जो होता है ना फूला हुआ, ठीक है, पुंकेसर का, इसे हम क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। जो ये पतला लंबा सा जाता है ना डंठल के जैसे, इसका कहते हैं तंतु, मतलब तंतु के जैसे तो तंतु, कोश के जैसे है ना मोड़। देखिए कोश मतलब होता है थैला, ठीक है। हिंदी में बायोलॉजी में अगर किसी शब्द के अंत में कोश लगा है उसका अर्थ क्या होता है? थैला। तो ये थैले के जैसे है तो, और इस थैले के अंदर क्या जाता है? पराग कण पाया जाता है, इसका नाम क्या कहते हैं? पराग कोश कर दिए। इस तंतु को या एक पतली छड़ी के समान है इसलिए इसे क्या कर दिए? तंतु कर दिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब एक अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अंडाशय के अंदर क्या पाए जाएंगे? तो अंडाशय के अंदर बीजाणु पाए जाएंगे, वो भूल पाए जाएंगे। आप अगर हम सभी जानते हैं कि एक फूल है, एक फूल के अंदर अंडाशय, अंडाशय का क्या है? बीजाणु है। चलिए कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होता है? भाई ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है। कीट है बेचारा, कीट क्या करेगा? एक फूल पर बैठेगा और एक फूल से बैठने के बाद परागण को छिपका और दूसरे फूल पर बैठेगा तो वहाँ पर लेकर चला जाएगा। मतलब कि कीट का जो है ना कि पर परागण की भूमिका में अपना अदा करता है, ठीक है। अब देखिए जो 12वां प्रश्न, इस 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वें प्रश्न में क्या है कि अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। मान के चलिए कि एक एक जीव है, ठीक है, उसमें अगर केवल नर जनन अंग पाएगा था तो वह क्या कहलाएगा जी? एक लिंगी कहलाएगा। या केवल मादा जनन अंग पाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी कहेंगे। अगर दोनों उपस्थित रहेगा तो द्विलिंगी कह देंगे। एक है तो एक लिंगी या दोनों है तो द्विलिंगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, इसके मीनिंग को या शब्द से क्या कर सकते हैं? इसका अर्थ निकाल कर या मीनिंग निकाल कर। एक लिंगी मतलब एगो लिंग, लिंग मतलब होता है जनन अंग, ठीक है। मान के चलिए कि अगर एक से हो गया एक और लिंगी से हो गया कि जनन अंग, मतलब एगो जनन अंग जनन में उपस्थित रहेगा उसे एक लिंगी कह देंगे। उसमें से नर जनन अंग हो सकता है या मादा जनन हो सकता है, कोई भी। अगर दोनों उपस्थित रहेगा तो उसे द्विलिंगी कह देंगे। हो गया। अब देखिए जो दूसरा 13वां प्रश्न, इसमें कहा गया कि दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखे जिनमें अलैंगिक प्रजनन होता है या अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन होता है और दो जंतु का नाम बताना है। तो पहला ईस्ट याद रखिएगा, दूसरा हाइड्रा। और ईस्ट और हाइड्रा में कौन सा लैंगिक जनन होता है इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको पूछता है कौन जी, तो मुकुलन होता है, ठीक है। मुकुलन जो होता है आपका ईस्ट एवं हाइड्रा में होता है। अब देखिए पुरुष में 14वां प्रश्न के पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वह क्या कहलाता है? देखिए पूछा कि जो वृषण होता है टेस्टी पुरुष का, वह जिस थैली रूपी संरचना में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए भाई
थैली का हमने इससे पहले भी बताया कि थैली के लिए हम उपयोग करते हैं कोष। आप वृष है तो वृष, तो वृष के सामने क्या लगाएंगे, कोष लगाएं, तो उसे वृष कोष कहते हैं। मतलब वृष जिस थैली रूपी संरचना में, मतलब उसे वृष कोष कहते हैं। कोष का अर्थ हो गया आपका क्या जी, कोष का आप मीनिंग निकालिएगा तो हो जाएगा थैला, वृषण मतलब वृष, मतलब वृष जिस थैली रूपी संरचना में लगाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोष कहेंगे। हो गया। अब देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछेगा अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, एक अंडाणु है, वो अंडाशय के अंदर है, बेचारे को लात मार कर भगा दिया अंडाशय ने कि आप यहाँ से जाइए, आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो अंडु उत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, उत्सर्ग मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब होता है किसी चीज़ का बाहर निकलना। अंडो उत्सर्ग, इसे जब तोड़िएगा तो इसका मीनिंग कहता है अंडा का उत्सर्जन। ठीक है, अंडा का उत्सर्जन मतलब अंडा का बाहर निकलना। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ का भी, मतलब अवशिष्ट पदार्थ का जब बाहर निकलता है, या उत्सर्जन का हम मीनिंग समझ सकते हैं कि बाहर निकला। ठीक है, तो अंडा का बाहर निकला क्या कहते हैं, अंडा से कहता है। और ये बेचारा अंडा जो है वो कहाँ से बाहर निकलेगा, अंडाशय से बाहर निकलता है। अंडाशय से अंडा का बाहर निकला क्या कहता है, अंडा से कहलाता है। इसका जो परिभाषा आप एकदम आसान भाषा में याद कर सकते हैं। देखिए मैं जितने भी परिभाषा वाला पॉइंट होता है मैं उसे एक एक लाइन में इसलिए परिभाषा बता देता हूँ। मान के चलिए कि आपके एग्जाम में पूछ दिया तो आप क्या कीजिएगा, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमें हमेशा याद नहीं रहेगा, या आपको याद नहीं रहेगा, हम तो किस तरह से याद कर लेते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट वाला जो आंसर है उसे क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। 16वें प्रश्न कि मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर एक वर्ड में याद रखिएगा, फिलोपियन ट्यूबिया अंडवाहिनी। ठीक है, आप जानते हैं कि जब अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन का परिभाषा याद रखेगा कि ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप याद रखें मिलन जो होता है ना, मिलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह जो होते हैं कहाँ पर मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा फिलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। अब देखिए जो 17 नंबर प्रश्न, इस 17 नंबर प्रश्न को फुल इमेजिनेशन के साथ देखेंगे। स्त्रियों में यूनारम या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है, किस आयु में होता है, तो आप जानते हैं कि 10 से 12 आयु में स्त्रियों में यूनारम या प्यूबर्टी सामान्यतः शुरू हो जाती है, मतलब कि अनुसर की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 18वां प्रश्न है कि स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है। आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों में लैंगिक चक्र 28 दिनों का होता है, जिसे मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। या कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। अब इससे थोड़ा समझ 3-4 ऑब्जेक्टिव समझ लिए। पहला बात पूछता है कि अंडो उत्सर्ग के समय कितने अंडे का उत्सर्जन होता है, एक अंडे का उत्सर्जन होता है। दूसरा पूछता है ऑब्जेक्टिव की कितने दिन पर एक अंडे का उत्सर्जन होता है, तो 14 दिन पर। ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न को कि स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। चलिए 3 प्रश्नों को याद रखना है। अब देखिए 29वां प्रश्न पूछा है कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब इससे समय 3 ऑब्जेक्टिव है, याद रखें। वृषण से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उसका क्या नाम है, तो टेस्टोस्टेरोन। देखिए वृषण का हिंदी होता है टेस्ट, वृषण का जो इंग्लिश होता है उसका नाम है टेस्टिस, और टेस्टिस में पहला लेटर है टी। ठीक है, वृषण में वृषण का जो इंग्लिश होता है टेस्टिस होता है, टेस्टिस का पहला लेटर टी, और टी से ही आप याद रखें क्या, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन के क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए दूसरा याद रखना है ऑब्जेक्टिव, जो अंडाशय होता है, अंडाशय को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है क्या हो जाती है, एस्ट्रोजन जो होता है आपका, जो महिलाओं का आप कह सकते हैं अंडाशय होता है, उससे क्या होता है जी, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। और ये क्या है जी, एक स्त्री या मादा हार्मोन है। ठीक है, और जो नर हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और जो मादा हार्मोन है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गया, आपको याद रखना है। अब देखिए एस्ट्रोजन को किस प्रकार से याद रखिएगा, तो देखिए एस्ट्रोजन में सबसे पहले क्या आता है, ए। ठीक है, तो ए आपका क्या है जी, तो ए आपका है क्या है जी, तो भॉवेल है। ठीक है, उसका बाद ओ क्या है जी, आपका भॉवेल है। तो भॉवेल से भॉवेल को याद रखिएगा, और उधर आप टी से टी को याद रखिएगा। ठीक है, यह होगा। अब जो तीसरा है कि कॉर्पस ल्यूटियम एक प्रकार का आपका ग्रंथि है। ठीक है, इससे जो स्रावित होने वाला हार्मोन है उसका नाम क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, जो बच गया सो आप क्या कीजिएगा, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम के नाम पर मार दीजिएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रिक से हो गया। देखिए अब 20 नंबर पर से कि किन्हीं 2 यांत्रिक विधियों के नाम लिखे जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो। ठीक है भाई, जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। पहला है पुरुष के लिए कंडोम को याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा महिला के लिए डायफ्राम, कॉपर टी तथा लूप। ये हो गया।
अब देखिए जो 21 नंबर प्रश्न, इस 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 2 लैंगिक जनन संचालित रोगों के नाम लिखे। ठीक है, उत्तर देना है इसका। किस प्रकार से उत्तर देंगे तो एक लाइन में याद रखिएगा। जो बैक्टीरिया के द्वारा जो कह सकते हैं 2 लैंगिक जनन संचालित रोग है, पहला है गोनोरिया, दूसरा है सिफिलिस। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा और होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या याद रखिएगा, यहाँ पर और होगा, सुधार कर लीजिएगा पीडीएफ में। देखिए गोनोरिया जो सिफिलिस होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और एक प्रकार क्या है जी लैंगिक जनन द्वारा संचालित होने वाला रोग है। चलिए और देखो 22 नंबर है, जीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या है। देखिए आनुवंशिक गुणों का वाहक पूछ रहे तो आप डीएनए। देखो आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या है जी, डीएनए। आप याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है और ऑब्जेक्टिव के पूछता है कि आनुवंशिक गुणों का वाहक है, डीएनए है, आरएनए है, इनमें से कोई नहीं, दोनों तो डीएनए है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए जो 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। आप सभी जानते हैं अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण किस में होता है तो लैंगिक जन्म होता है, और किस में नहीं होता है तो अलैंगिक जन्म होता है। अ मतलब नहीं लैंगिक मतलब लैंगिक, आ जनन मतलब जनन मतलब अ मतलब नहीं होगा लैंगिक, जनन मतलब कि लैंगिक अंग से इसका मतलब होता है। ठीक है, जिसमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं वैसे जीव में क्या होता है जी अलैंगिक जनन होता है, और उसमें अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। देखिए आप जितने भी वर्ड होते हैं ना बायोलॉजी में, अधिकांश वर्ड का मीनिंग उसके वो तोड़ कर क्या कर सकते हैं, निकाल। और मतलब नहीं होता लैंगिक मतलब लैंगिक का जनन मतलब लैंगिक जनन अंग। ठीक है, आप मीनिंग निकाल कर उसका क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं आप जब भी भुलाइएगा। देखिए पुटी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है तो पुटी एवं सिस्ट का निर्माण किस में होता है तो बहुविखंडन या बहुखंडन में होता है। ठीक है, बहुविभाजन जिसे कहा जाता है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा जी बहुखंडन होगा। ठीक है, बहुखंडन, यहाँ पर बहु विभाजन हो सकता है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इस 25 नंबर क्वेश्चन में पूरा ठीक से देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि के द्वारा होता है तो देखो प से प्लेनेरिया, प से पुनरुद्भवन। ठीक है, प्लेनेरिया जो होता है ना एक ऐसा जीव है ना, उस बेचारे को कितना भी पीस में काट दीजिएगा ना तो उस पीस से नए जीव का निर्माण हो जाता है। मतलब कि नया नया जीव का क्या है उद्भवन होना, मतलब कि निर्माण होना। अब पुनः मतलब होता है दोबारा, अब उद्भवन मतलब होता है निर्माण होना। ठीक है, इस शब्द को तोड़ सकते हैं। पुनः मतलब होगा कि पुनः मतलब दोबारा, उद्भवन मतलब उत्पत्ति होना, निर्माण होना। ठीक है, जब एक जीव का पुनः निर्माण होता है ना, उत्पत्ति जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं पुनरुद्भवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखा प्लेनेरिया। ठीक है, प से प्लेनेरिया, प से पुनरुद्भवन। ठीक है, यह हो गया। कौकों में लैंगिक जनन की मुख्य विधि विधि क्या है। ठीक है, कॉक में जो लैंगिक जनन की मुख्य विधियाँ होती है वो मुकुलन होती है। हमने आपको बताया था ईस्ट जो है एक प्रकार का कॉक है, और इस कॉक में क्या होता है मुकुलन होता है। आप को एकदम देखिए एग्जाम्पल को याद रखना है, उस एग्जाम्पल को किसी तरह से घुमा कर पूछेगा आपको क्या करना है उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो ईस्ट एक प्रकार का कॉक है, कॉक में क्या होता है मुकुलन होता है। हो गया। और देख 27 प्रश्न पूछा है कि ऊतक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है तो ऊतक संवर्धन जो है ना आपका कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार का उदाहरण है, और कायिक प्रवर्धन आपका क्या है जी एक प्रकार का लैंगिक जनन। तो हम कह सकते हैं ऊतक संवर्धन एक प्रकार का लैंगिक जनन है, जनन का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न, इस 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पुरुष का सबसे प्रमुख जनन क्या है तो सबसे प्रमुख जनन होता है ना जो पुरुष का वो विषण होता है, टेस्टिस है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो जनन हार्मोन होता है नर जनन हार्मोन उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टी से टेस्टिस, टी से टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किस में होता है विषण में होता है। क्योंकि पुरुषों का जो जान होता है ना सबसे जो कह सकते हैं ना पावरफुल हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो उसके हॉर्स पावर को बढ़ाता है। तो आप सबसे जो महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं जनन कौन सा है वृषण है, क्यों है आपको हमने बताया। आप कहिएगा क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जिसका नाम है नर हार्मोन, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन का निर्माण इसी में होता है। आप इसका चित्र भी देख सकते हैं, चित्र में यह आपका क्या जी टेस्टिस है, इसी में आपका टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं तो पुनःस्थ ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पुनःस्थ ग्रंथि जो होता है आपका जो मूत्राशय के आधार पर मिलने वाला एक छोटी ग्रंथि। आप इस चित्र में देख सकते हैं डायग्राम में, डायग्राम को मैंने इसीलिए लिया कि आप सभी प्रश्नों को फुल इमेजिनेशन के साथ चित्रात्मक तरीके से इमेजन के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मूत्राशय के जो जो नीचे कर है। ठीक है, तो मूत्राशय के नीचे आप देखिए ये आपका मूत्राशय के ठीक नीचे उससे जुड़ी एक ग्रंथि जिसका नाम क्या है जी पुनःस्थ ग्रंथि है। ठीक है, ये हो गया।
आप चित्र के द्वारा याद कर सकते हैं। कभी भूलेगा तो चित्र को याद करिएगा, आपको याद आ जाएगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा कि प्रत्येक स्त्री में कितनी जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। तो जोड़ी में पूछेगा तो एक जोड़ी। कितना अंडाशय पाया जाता है तो 2, संख्या में 2 और जोड़ा में 1। खाली पूछे कितना अंडाशय पाया जाता है तो 1 पाए। कितना अंडाशय पाया जाता है खाली पूछ दिया तो 2। कितना जोड़ी पाया जाता है 1। कितना पाया जाता है तो 2, संख्या में कितना 2। देखिए सभी प्रश्नों को मैं तोड़ तोड़ कर इसलिए बताता ना कि क्वेश्चन को घुमा कर पूछेगा तो आप भी घूम जाइएगा, इसलिए सभी डाउट जो है अभी क्लियर कर देता हूँ। कितना पूछेगा, संख्या में पूछेगा, जोड़े में पूछेगा तो कितना होगा, इसका उत्तर बताना है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न है, अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। देखिए अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है तो आप देखिए इसका मीनिंग पकड़िए। ठीक है, अंडाणु है तो अंडाणु किसे जी तो अंडवाहिनी के द्वारा जाएगा। अंडाणु या अंडा, तो अंडा जो है वो अंडवाहिनी के द्वारा किस में पहुंचेगा, गर्भाशय पड़ेगा। उसका इंग्लिश क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब या फ्लोपियन नलिका। ठीक है, आप इसे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, अंडाशय से आपका क्या निकलेगा, अंडाणु निकलेगा और किस में पड़ जाएगा, गर्भाशय में पहुंचेगा। अ से अंडाणु और अ से अंडवाहिनी, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इससे पहले का जो प्रश्न था कि आप कितना जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, तो जोड़ा में देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ, तो मतलब एक जोड़ा और संख्या में 2 अंडाशय है। चित्र को याद रखिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं चित्र के माध्यम से। 32वां प्रश्न है कि गर्भाशय के नीचे सक्रिय भाग को क्या कहते हैं। तो जो गर्भाशय के नीचे वाला सक्रिय भाग होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गर्भाशय के नीचे वाला सबसे सक्रिय भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए ये गर्भाशय के सबसे नीचे वाला सक्रिय भाग को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं क्या कहते हैं जी, तो इसे हम कह सकते हैं ग्रीवा। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर सबसे आसान भाषा में लिखा गया क्या, ये सभी का सभी भाग क्या होता है, ग्रीवा होता है। ग्रीवा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ग्रीवा होता है। ठीक है, और यह नली के समान होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम ग्रीवा नाल कहते हैं। ठीक है, ग्रीवा या ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल आपका सबसे बाहर खुलता है, उसके बाद उससे बाहर एक खुलता है। उन सभी का यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है जी, ग्रीवा है या ग्रीवा नाल है। और ग्रीवा नाल के अनेक भाग होते हैं जो यहाँ पर मैंने पूरा डायग्राम के साथ बताया है। ये हो गया। अब देखिए जो 33वां प्रश्न है इसे देखते हैं। 33वें प्रश्न में कहा गया कि कॉर्पस ल्यूटियम किस प्रकार के ग्रंथि है। तो कॉर्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इससे पहले जो आपने देखा कि जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है। हार्मोन जिस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। मीनिंग को पकड़िएगा, आप उसका उत्तर दीजिएगा। अब देखिए जो आपका 34वां प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। देखिए ऊपर उत्तर है या नीचे क्वेश्चन पूछ दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब 35 नंबर देखिए, 35 नंबर का है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजुआ से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर है याद रखिएगा, प्रोटोजुआ से होने वाला जो संक्रमण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनियासिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ट्राइकोमोनियासिस। देखिए आपका जो 35 का 35 क्वेश्चन था, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको आशा करते हैं फुल ट्रिक के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ हमेशा के लिए याद हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।